स्टार्ट है, वेरी गुड। चलो भाई, अब देख लो इधर ध्यान से। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ईंधन सेल। उपेंद्र, आवाज आ रही है। चलो देखो, ईंधन सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखो ईंधन सेल होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसकी जो दक्षता होती है वो 70% के आसपास होती है। यानी कि ये करता क्या है, तो ये सीधे ही ईंधन में जो दहन ऊर्जा होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? तो दहन ऊर्जा को सीधे किसमें कन्वर्ट कर देता है? कन्वर्ट कर देता है वैद्युत ऊर्जा में। दक्षता का मतलब होता है कैपेसिटी, यानी कि 70% ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है सीधे सीधे। यानी कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है। आप जितना ज्यादा इसके अंदर ईंधन डालते रहोगे उतना ज्यादा इससे बिजली बना सकते हो आप और काम कर सकते हो। जैसे अपोलो मिशन था जो रशिया का, उसमें, और जेमिनी था, 2 मिशन थे, ये मैंने बताया भी था आपको अगर याद हो तो। कौन कौन से? अपोलो और जेमिनी, ये 2 अंतरिक्ष मिशन थे। इसमें इसी का इस्तेमाल हुआ था, ईंधन सेल का। और कौन से ईंधन सेल का हुआ था? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का इस्तेमाल हुआ था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का इस्तेमाल हुआ था इसके अंदर। अब देखो होता कैसा है ये सेल। तो ये एक पात्र दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर ये 2 कार्बन की इस तरीके से छड़ें लगी होती है और यहां पर बहुत सारे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में क्या भरा होता है? तो इन छिद्रों में प्लेटिनम या पैलेडियम धातु होती है। क्या होती है? प्लेटिनम या पैलेडियम धातु होती है। एक तो मान लो आप ये एनोड है, ये कैथोड है, सही है। तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो प्लेटिनम या पैलेडियम धातु के बने होते हैं और इधर साइड से इसमें डालते हैं ऑक्सीजन के हाइड्रोजन गैस और इधर साइड से डालते हैं ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस। ओके, ये O थोड़ा सा बड़ा बनाना, वो बड़ा ही बनता है। ये ऑक्सीजन गैस है। अब इधर से हाइड्रोजन जा रही है, इधर से ऑक्सीजन जा रही है। दोनों गैसें जब आपस में जाती हैं तो एनोड की तरफ से हाइड्रोजन पहुंचती है, कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। और ये ईंधन के काम करते हैं दोनों के दोनों। बीच में इसके अंदर एक विद्युत अपघट्य भरा होता है, जो क्या होता है? वो होता है कंसंट्रेटेड KOH, और वो भी कितने? तो 20 से 40 वायुमंडलीय दाब ATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है इसका 20 से 40 और टेम्परेचर कितना होता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना रखा जाता है। कंप्लीट जो सेल बन के तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? ईंधन सेल, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और संपूर्ण रिएक्शन कौन सी होगी, उतना करना ही पड़ेगा। जैसे कि सबसे अगर हम बात करें एनोड की, क्योंकि सेल अभिक्रियाएं लिखनी है हमको, तो एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी बताओ? H2 गैस, बिल्कुल सही बात है, ले ली। अब उसके बाद क्या करें? क्या बनेगा? 2H2O, है ना। और क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही है इसमें से, है ना। 2H2O निकला तो है, 4 थे। अच्छा, बैलेंस करने के लिए, चलो। और 4H2O निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे ये बताओ, बाकी तो बैलेंस कर लेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे इसके अंदर से, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो कैथोड पर रिएक्शन। कैथोड पर क्या है? ऑक्सीजन। कितने से करा दें और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दें? क्या बन जाएगा? और क्या निकलेगा? 2 दूनी 4, 4 आ गया, 4 OH आ गया, यहाँ 2 दूनी 4 और 4। फिर ये कैसे बैलेंस होगा भाई? देखिए जरा इसको, ये बैलेंस कहाँ हो रहा है? 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन उधर से बन रहे हैं, तो टोटल 8 हो रहे हैं ना।
4 दूनी 8, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही। तो ये कंप्लीट बनी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कुछ है? 4OH माइनस पे ही खत्म है। ऑक्सीजन 2 दूनी 4 और हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4OH माइनस, इतना ही आ रहा है, ठीक है। इसको जोड़ के लिख दो क्या बनेगा। तो 4OH से तो 4OH गया है ना, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चला गया, जो जोड़ो वो लिख दो। 2H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, 4H2O। बात खत्म हो गई। ये हो गई इसकी संपूर्ण सैल अभिक्रिया नीचे वाली। और ये आपको इसी तरीके से याद भी रखना है, ठीक है। पूरा ध्यान रखना है कि इस तरीके से रिएक्शंस हो जाएं कंप्लीट आप लोगों को। ओके चलो, तो मैं इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक आज का। कौन सा टॉपिक है? संचारण। देखो इनके उपयोग वगैरह कर लेना, जो सेल हैं इनके उपयोग वगैरह आप किताब से पढ़ सकते हो या नोट से पढ़ सकते हो, वो आसानी से आपको मिल जाएंगे, लिखा सब कुछ है। संचारण किसे कहते हैं बताओ? हाँ सही है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु को वायु या नमी के संपर्क में रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है, तो उसका धीरे धीरे क्षय होने लगता है, धीरे धीरे और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं संचारण। संचारण कहते हैं, ठीक है। संचारण की बात करते हैं हम लोग क्रिया विधि की, कि क्रिया विधि क्या होती है संचारण की। अब रिएक्शंस में 2 बार करा चुका हूं ये पहले से भी, ठीक है। तो अब आप लोग बताना कि होगा क्या इसमें। देखो जैसे कि मान लो ये एक रॉड है, इधर साइड पानी की एक बूंद है और इधर है वायु, एयर, ये वाटर है। तो जाहिर सी बात है जंग लगेगी वो इस वाले एरिया में है ना। अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा कैथोड का कार्य करने लगेगा, कौन सा एनोड का कार्य करने लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा किसका कार्य, ये किसका कार्य करने लगेगा, एनोड का कार्य करने लगेगा। इस पर कौन सी अभिक्रियाएं होना शुरू हो जाएंगी, आयरन के ऊपर, यानी कि आयरन जब वाटर के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा, बोलो जल्दी बोलो। सबसे पहले ऑक्सीकृत होगा ना, तो Fe के अंदर से क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा Fe+2 और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। लेकिन उसके बाद ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, तो Fe डबल पॉजिटिव और फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा, ट्रिपल पॉजिटिव। यही तो निकलता है। यहां पर तो ये अभिक्रिया हो रही होती है। यहां क्या होता है कैथोड पर, O2 से क्या होता है, O2 से क्या होता है, तो पढ़ के आया करो, मैंने पहले ही बोला था। H+ रिएक्शन बोल सकते हो, बोलो चलो रिएक्शन बोलना क्या बनती है बताओ, है O2+ H+, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, सही है, ठीक है। और बस बैलेंसिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, अब ठीक है। चलो तो O2+ 4H++ 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाता है यहाँ पर H2O। ये कैथोड पर काम कर रहा होता है। हम लोगों को डायरेक्ट इसकी अभिक्रिया लिखनी है, वायुमंडल में जो अभिक्रिया होती है वो लिखनी है, सही है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अभिक्रिया की, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, बोलो कैथोड एनोड पर।
बोलो इस पर कौन सी अभिक्रिया होगी, जल्दी से बताओ। हर्षित बोलो। Fe क्या, मैं वायुमंडलीय रिएक्शन नहीं पूछ रहा हूँ। Fe से O2 Fe2O3 और 4H निकले, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सीधे सेल अभिक्रियाओं की। Fe से Fe+2 बनेगा, बात सही है। यानी कि Fe से Fe+2 बना और इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे 2, है ना। कैथोड पर क्या हुआ था, O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन क्या बना, 2H2O। इसको क्या करो, जो भी आपस में कटे ऊपर 2 से गुणा करानी पड़ेगी तभी तो कटेगा। 2 से गुणा करा लो, 4 से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, गुणा करो लिख दो। 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, फिर यहाँ पर 2 से गुणा कराई, 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O, संपूर्ण सेल अभिक्रिया हो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, वायुमंडल में ऑक्सीकरण किस तरीके से होता है, बातचीत नहीं करो बेटा। वायुमंडल में ऑक्सीकरण बोलो तो जरा कैसे होगा। 2Fe प्लस 2 प्लस 2H2O प्लस हाफ O2, बिल्कुल सही है। जल और आर्द्रता के बीच, यानी कि जल में थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाएगी तो आर्द्रता नमी बन जाएगी, सही है। रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3 और क्या निकलता है, 4H प्लस, बिल्कुल सही है। और यहां क्या करते हैं, Fe2O3 और इसमें XH2 यानी कि थोड़ी सी जल के अणु और लग जाते हैं तो क्या बन जाता है, Fe2O3 इंटू XH2, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जंग। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया फाइनल। आ रहा था ना इसमें, नहीं आ रहा था, कितना आसान नहीं आया ये बताओ। नीचे वाला ये पूरी रिएक्शन नहीं आई है। चलो यहां से आगे कर देते हैं यहां पर, ठीक है। इसके बाद की बोल रहा हूं मैं, तो क्या बन रहा है, Fe2O3, इसमें XH2O ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, Fe2O3 और XH2O, बात खत्म। इसी को बोलते हैं जंग। ये लास्ट पॉइंट था जो मैंने यहां लिखा था, इसको ऊपर लिख दिया। अब सही है। यहां पर आकर आपका चैप्टर लगभग खत्म हो जाता है, सिर्फ एक टॉपिक बचता है, उस टॉपिक को मैं अभी बता दूंगा आपको, और फिर अभी हम इस क्लास को खत्म कर देंगे जल्दी आज। इसको मिटालते हैं। जैसी उल्टियां आ रही हैं। चलो देखते हैं भाई, ये क्या है, ये है वैद्युत रासायनिक और इंपॉर्टेंट है ये, यहां से क्वेश्चन जरूर फंसता है पेपर में। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें होता क्या है, देखो तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के घटते हुए क्रम में रख दिया जाए, ठीक है, या बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, घटते हुए क्रम में रखा जाता है, जल्दी बोलो, नहीं पता। देखो ऊपर को जितने जाओगे सारे माइनस में होते हैं, नीचे को जितने जाएंगे सारे प्लस में होते हैं, यानी कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और अगर देखो मैं तुमको दिखा देता हूं ये श्रेणी होती कैसी है, 1 मिनट को पॉज करिए जरा। एक किताब देखो, तत्वों को उनके घटते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है, और इसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ क्वालिटीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या, कि ऊपर से नीचे जाने पर इस आवर्त सारणी, जब आप इस श्रेणी के अंदर ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, कुछ बातें याद रखनी है। क्या, कि ऊपर से
नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की दक्षता बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की पावर बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि अपचयन क्षमता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, अपचयन। तो अब अपचयित होती चली जाती है नीचे वाली धातु में। सही है। दूसरी बात, हाइड्रोजन से ऊपर की सभी धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे अगर हाइड्रोजन से ऊपर है तो। ठीक है, नेक्स्ट, ऊपर स्थित धातुएं, ऊपर इस श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं अपने से नीचे स्थित धातुओं को उसी के लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। उसी के लवण के विलयन से क्या कर देती हैं, विस्थापित कर देती हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को इसी तरीके से पॉइंटों में याद रखने हैं। अब जैसे कि इसका मतलब क्या है, इस लाइन का इसका मतलब ये है, जैसे जिंक है बच्चों, ठीक है, अगर इसकी क्रिया कॉपर सल्फेट से करा दी जाए तो हम जानते हैं कॉपर जो है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक से नीचे है। अब नीचे है तो जिंक ज्यादा क्रियाशील हो गया, ज्यादा क्रियाशील हो गया तो इसको इसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देगा और क्या बना देगा, ZnSO4 और कॉपर विस्थापित। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ये हमने लिख दिया है। और इसमें एक दो पॉइंट बढ़ा सकते हो कि ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, जिस कारण वे साधारण जल में से, यानी कि नॉर्मल ठंडा जल होता है ना, ठंडे जल से भी हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकती हैं, विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, वो ज्यादा क्रियाशील होती हैं। जैसे कि मैंने एक प्रैक्टिकल की वीडियो डाली थी सोडियम के साथ, देखी होगी आप लोगों ने। तो सोडियम एक मेटल ही तो है और बहुत रिएक्टिव मेटल है, ठंडे पानी में डालोगे तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर देती है ब्लास्ट के साथ जलकर, है ना। तो इस बात को आप लोग याद रख सकते हो। अधातुओं के सीन में यही बिल्कुल उल्टा हो जाता है, क्या कि जो अधातु होती हैं, अधातुओं में नीचे स्थित धातु, नीचे स्थित अधातु अपने से ऊपर स्थित अधातु को उसी के लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतने की पॉइंट्स काफी हैं आप लोगों के लिए, जितने और थोड़े बहुत पढ़ पाओ उतने पढ़ लेना। और ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद किसी दिन इसकी वीडियो बना देंगे, न्यूमेरिकल्स की, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनकी वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। कल हम लोग जो नया चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम क्या होगा, रासायनिक बलगति। ठीक है, बाकी बातें कल। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, ऐश करो, मौज करो। और हाँ, 1 मिनट बंद हो गई है। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी कुछ इस तरीके की होती है, आप लोग देख लो अगर देखना चाहो तो। ठीक है, देख लियो, सही आ रही है, आ गई। तो इस तरीके की श्रेणी होती है। अब सही है, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लियो अगर देखना चाहो। बंद करो।